Welcome to Monica Classes. This is Monica Agrawal from Double G Triple S Hisar. तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हम कर रहे थे अपना +2 का बिजनेस अकाउंट्स का थर्ड चैप्टर, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये दोबारा से थोड़ा सा मीनिंग याद दिलाना चाहूँगी आपको। क्या था वो मीनिंग, ध्यान है? क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट? क्योंकि जब हम किसी चीज़ के आगे वाली फर्दर चीज़ें करते हैं तो एटलीस्ट हमें उसका पहले मतलब तो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे उसका क्या मतलब है? अब कंपोनेंट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या चीज़ है हमारी? बिजनेस एनवायरनमेंट है ऐसे फैक्टर्स जो बिज़नेस को अफेक्ट तो करते हैं लेकिन उन पर बिज़नेस का कंट्रोल नहीं होता। यही बताया था ना मैंने आपको कि बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या चीज़ है कि उस पर कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कुछ घटक होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, लेकिन उन पर बिज़नेस का कंट्रोल नहीं होता। वो हमारे क्या थे? बिज़नेस एनवायरनमेंट था। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कंपोनेंट्स हैं कौन से। तो आज हम उन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है, ये जो कंपोनेंट्स हैं ना, इनको हम एक नाम से और बुलाते हैं। क्या नाम है वो? उसको हम बोलते हैं डायमेंशंस। ठीक है, ये हमारा हो गया डिमेंशंस। इसको हम डिमेंशंस भी कह सकते हैं, कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। एक चीज़ के बहुत सारे नाम होते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स के साथ पेपर में यही प्रॉब्लम हो जाती है कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कुछ और नाम दे दिया जाता है। आपको चीज़ भी आती है, क्वेश्चन भी आता है आपको, लेकिन आपको नाम नहीं पता होने के कारण आप उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाते और घर आके जब हम देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। तो अब हमने इस साल ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमें दुख हो। ठीक है, और ये बात तो आप फ्यूचर के लिए भी ध्यान में रखिएगा। कल को आप कॉलेज में चले जाओगे तो भी आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी नाम के बहुत सारे, किसी चीज़ के बहुत सारे नाम हैं तो वो सारे नाम आपको पता होने चाहिए, स्पेशली क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। तो चलिए, हम बात कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट के अब दो कंपोनेंट्स आते हैं। कौन कौन से हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट और सेकंड है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब जैसा कि आपको पता चल रहा है कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, लग रहा है ना देखने से आंतरिक, अंदर से, तो किसके अंदर से? बिजनेस के अंदर से। तो ऐसे इसमें अंग आएंगे जो बिजनेस को अंदर से प्रभावित करते हैं, आंतरिक रूप से प्रभावित करते हैं। तो वो हमारे कौन से होते हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, जो व्यवसाय को अंदर ही होते हैं। और एक बात और भी चीज़ है, जो कोई चीज़ अगर हमारे बिजनेस के अंदर होगी तो क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो बिज़नेस हमारे हाथ में है, हमारी मर्जी है, हमारे पास जो फैक्टर्स हमने जो खुद ने डिसाइड करने हैं वो तो हम खुद ही कर सकते हैं ना। उन पे तो हमारा हक है। हम उसको चाह के कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, जैसे पहला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के उद्देश्य हैं, क्या इन पे आपका नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है आपका? है ना। ये तो आपने डिसाइड करना है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है, कितना नहीं है, क्या आप उसको अचीव करेंगे, कितना आप उसको अचीव कर सकते हैं, आपको उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स रखने चाहिए, ये आप डिसाइड करेंगे। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने कर सकते हैं। तो इसमें आप अफेक्ट बाहर वैसा कोई नहीं कर रहा, व्यवसाय के अंदर है, आपने बनाने हैं। आप उसको कम कर सकते हैं, आप ज़्यादा कर सकते हैं, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह से पॉलिसीज़ ऑफ बिजनेस आ जाता है। आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, पॉलिसीज़ क्या हैं? उनको काम करने का तरीका, एक किस्म से नीतियाँ बना लेते हैं हम, है ना। नीतियाँ बना ली कि भी काम इस तरीके से चलेगा, हमने अगर ये रूल हम बना लें तो, जैसे कि अब आप एक कहता है, आप कई बार दुकान पे जाते हैं, वहाँ लिखा होता है
कि क्या लिखा होता है वहाँ पे, सिर्फ ओनली कैश सेल, मतलब सिर्फ नकद में ही वो लोग माल सेल करेंगे, उधार में नहीं करेंगे। तो वो उनकी क्या है, बिज़नेस की एक पॉलिसी है वो, ठीक है। तो ये पॉलिसीज़ भी क्या है, बिज़नेस की अपनी बनाई हुई है ना, बाहर का तो किसी ने नहीं कहा। अब कपड़े की आप मार्केट में जाते हो, कपड़े की 4 दुकानें हैं, तो क्या चारों दुकानें ही आपको कैश में देती हैं? नहीं, हर दुकान की अपनी मर्जी है। कोई कैश में देता है, कोई उधार में देता है, कोई कैश में और उधार में दोनों में देता है। हर एक की अपनी अपनी मर्जी होती है इसमें, ठीक है। तीसरी फिर कौन सी आ गई, प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको देखना है आपके पास कितनी कैपिटल है, आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, आपको मार्केट में भी सेल करना है उसको, तो आप अपने हिसाब से देखोगे, इस पर आपका कंट्रोल है, ठीक है। लेकिन बिजनेस तो एक मेन चीज़ क्या है, बिजनेस को ही प्रभावित कर रही है, नहीं कर रही है? डेफिनेटली बिजनेस को प्रभावित कर रही है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से तो बिजनेस चल रहा है ना, कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये सारी चीज़ें तो हमें यही बताएंगी। फिर अगला हमारा कौन सा आ जाता है, प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड काम करने का तरीका जो उत्पादन का है। अब आप कोई चीज़ बना रहे हो, किस टाइप की आप मशीनरी उसमें यूज़ कर रहे हो, आप हाथ से बनवा रहे हो, तो देखना पड़ता है। ये भी आपकी अपनी मर्जी है कि आप, जैसे कुछ काम होता है कि मशीनों से हो जाता है, कुछ काम लोग क्या करते हैं, वर्कर्स से करवाते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप फर्नीचर को ले लो, फर्नीचर बनाने वाला है, एक तो ऐसा है कि जिसके पास जो अपने वर्कर लगाएगा, अपने वो आरे से या जैसे भी है उनके पास, उससे काटेंगे। दूसरा, लकड़ी ऐसा भी हो सकता है कि आप, मशीनें आ गई हैं, आप उसमें लकड़ी को डालो, डिसाइड कर दो भाई यहाँ तक कटनी चाहिए, वो 1 मिनट लगाएगी। और जबकि एक इंसान अगर उसको खुद काटेगा, उसको खुद शार्प करेगा, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, है ना। ये अफेक्ट भी कर रहा है लेकिन डिसाइड भी आप कर रहे हो, तो इट मीन्स ये आपके कंट्रोल में है। लाइकवाइज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट को किस तरीके की आप सूचना प्रणाली में आप क्या यूज़ करते हो, ये चीज़ देखते हैं। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, यहाँ पे अब आप क्या देख रहे हो कि प्रबंध में आपकी कितनी भागीदारी आप लगवा रहे हो। एक होता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, एक तो आपने मैनेजमेंट में अपॉइंट कर दिए बंदे, वो जो करेंगे ठीक है, लेकिन वर्कर्स भी हमारे एक कंपनी का, एक बिज़नेस का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और कहते हैं कि अगर आप उनको अच्छा देते हो ना, आप उनको अच्छा समझते हो, उनको अपना एक रिकॉग्नाइज़ करते हो, तो वो लोग काम अच्छे से करते हैं। उन्हें भी मैनेजमेंट में हिस्सा देते हुए अगर वो भी अपना बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जो लोग लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं तो उनके पास दिमाग नहीं है, दिमाग है। कई बार इंसान की परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है। अब देखो कि हर एक का अपना अपना दिमाग होता है। आप क्लास में पढ़ते हो, क्लास में टीचर एक सब्जेक्ट को एक पढ़ाने वाला है, लेकिन नंबर सबके फिर भी वेरी। क्यों? बुक भी आप एक फॉलो कर रहे हो, टीचर भी एक है, टाइमिंग्स भी दे रहे हो, तो रिज़ल्ट डिफरेंट क्यों? वो आपके ऊपर है, आप उसको कैसे कैसे कैच कर रहे हो। हर एक का अपना दिमाग है, अपना उसमें लापरवाही है, कोई ध्यान से पढ़ रहा है, हर चीज़ होती है। इसी तरह से है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कैसे कैसे आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाने हैं। मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ से है कि वो रिस्की नेचर का है या नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि रिस्क उठा लेते हैं, कुछ नहीं उठाते हैं। तो बिज़नेस में तो देखो एक चीज़ लेनी पड़ती है कि अगर आपके पास प्रॉफिट्स आप ज़्यादा लेना चाहते हो तो यू शुड हैव टू रिस्की नेचर, आपको रिस्क उठाना ही पड़ेगा, है ना, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। अब आपको ये लगता है कि आप एक फोरकास्टिंग करते हैं, फोरकास्टिंग में हमें लगता है कि इस चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली है, तो हम पहले से अपना वो माल उस हिसाब से तैयार कर लेते हैं। तो वहाँ पे आपको रिस्क उठाना पड़ेगा कि आपने अपनी फोरकास्टिंग के बेस पे वो माल रेडी कर लिया। कल को हो सकता है कि उतनी डिमांड ना निकले, हो सकता है कि आपका माल ना बिके, है ना। तो यहाँ पे अब क्या है, अब इसमें 2 लोग थे, एक ए था, एक बी था। ए कहता है भाई मैं तो 10,000 यूनिट बनाऊंगा और अच्छा काम निकलने के चांसेस हैं।
बी कहता है नहीं भाई, ना बिके तो मैं क्या करूँगा, मेरा तो सारा पैसा डूब जाएगा। करता करता बेचारा 2000 यूनिट ही बनाता है उसकी। ठीक है, अब उसने 2000 यूनिट बना ली, कल को मार्केट में डिमांड तो बहुत अच्छी निकल गई। तो अब डिमांड अच्छी निकल गई तो इसने 10,000 यूनिट बनाई थी, इसने 2000 यूनिट बनाई है, किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा? ए को, है ना। और बी को यहाँ पे कम होगा। क्यों? क्योंकि ए ने तो रिस्क उठाया था। हाँ, कल को अब ऐसा भी हो सकता था मार्केट में ना भी डिमांड निकलती तो हो सकता है फिर लॉस भी ए को ज़्यादा उठाना पड़ता। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा उठाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी कौन किसके अंडर होगा, कितने डिपार्टमेंट्स बनेंगे, ये सब भी आपके ऊपर वैरी करता है ना। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं हमारे, कि जैसे एक और बच गया फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स कौन है? इंसान, जिसको आपने काम पे लगा रखा है, वो भी तो एक संसाधन ही है ना। अब अगर आपके पास लेबर नहीं है काम करने के लिए तो आप काम कैसे करोगे? चलिए, अब इसी का एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ करंट से रिलेटेड उठा के। कोविड का चल रहा है, कोरोना चल रहा है, 2 महीने से लेबर खाली बैठी हुई थी। वो लोग बेचारे जहाँ थे वहीं थे, काम कुछ चल नहीं रहा था, उनको खाने पीने की दिक्कतें थी। और ज़्यादातर जो लेबर थी वो कहाँ से आ रही थी? एमपी से, बिहार से, यहाँ से आ रही थी। अब हर कोई सोचता है कि जब मुसीबत का टाइम है तो हम वापस चले जाएं। वो लोग वापस चले गए। भाई पता नहीं कब लॉकडाउन खुलेगा, कब क्या होगा। हर इंसान को अपनी जान तो प्यारी है और होनी भी चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी चाहिए, है ना। तो अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि चलो थोड़ी सी आप फैक्ट्रीज वगैरह खोल लो। अब गुड़गांवा, दिल्ली, फरीदाबाद ये एक बड़े हब हैं बिज़नेस के, जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं। जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ होंगी उतनी ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होगी। अब फैक्ट्रीज़ तो खोल ली लेकिन लेबर ही नहीं है, कहाँ से काम करें? तो अब फैक्ट्री वालों ने कहा कि हमारे पास तो लेबर ही नहीं है, क्योंकि वो तो चले गए। अब आपके पास कितनी भी बड़ी फैक्ट्री क्यों ना हो, तो जब आपके पास पैसा है, आपके पास माल है, लेकिन उसको बनाने वाला ही नहीं कोई है, तो काम कैसे करोगे? नहीं कर सकते ना। तो देखा आपने, अब आज के टाइम उनको क्या रियलाइज़ हो रहा है कि लेबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट। तो लेबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो उनको रखते, उनको संभाल के, और मतलब उनको एक दिक्कतें ना होने देते फैक्ट्री वाले भी, तो वो लोग ना जाते। अब उन्होंने उनको नहीं संभाला तो वो चले गए। अब तो ये चीज़ हो जाती है कि मानव संसाधन भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है आपका बिजनेस चलाने में। तो देखिए, चलिए हम बात कर रहे थे किस चीज़ की? इंटरनल एनवायरनमेंट की। तो इसके 2 कंपोनेंट्स में हमने पहला कौन सा किया? हमने पहला किया है इंटरनल एनवायरनमेंट, है ना। मैंने यही बताया था ना आपको कि बिज़नेस के 2 हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल हमने कर लिया कि ऐसे फैक्टर्स जो बिज़नेस के अंदर उपस्थित हैं लेकिन जिन पर बिज़नेस का कंट्रोल भी, जो बिज़नेस को अफेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इन फैक्टर्स को बिज़नेस कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है। अब बात करते हैं हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन सा है? जब आंतरिक वाला अंदर था तो बाहरी वाला कहाँ है? बाहर, जो बाहर के हैं। सो सिंपल। लेकिन जो बाहर के हैं उसको भी यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 2? एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वर्ड्स आ गए, है ना। तो डरने की कोई बात नहीं है। माइक्रो का मतलब क्या है? सूक्ष्म वातावरण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ऐसे फैक्टर्स जो बिज़नेस को अफेक्ट कर रहे हैं, जो बिज़नेस के बाहर भी हैं। देखो, अफेक्ट भी कर रहे हैं, बाहर भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका बिज़नेस से फिर भी कहीं ना कहीं क्लोज रिलेशन है। वो जैसे एक होती है इंडस्ट्री होती है, एक होती है फर्म। अब आप जानते हो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है?
फर्म कोई भी एक इंडिविजुअल बिजनेस जो काम कर रहा है, और इंडस्ट्री उसमें बहुत सारी फर्में जो एक जैसा काम कर रही हैं। अब जैसे मान लो कि एक्स एक फर्म है जो कपड़े का बिज़नेस करती है, वाई भी एक फर्म है जो कपड़े का बिज़नेस करती है, जेड भी एक फर्म है जो कपड़े का बिज़नेस करती है ना। लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री क्या है, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब इन तीनों को अगर हम मिला दें तो इकट्ठी फर्में मिलकर एक क्या बना रही हैं, एक वो क्या बन गया हमारा उद्योग। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अगर ये क्लोथ का करती, ये भी क्लोथ का करती, लेकिन ये फर्नीचर का कर रही है, तो फिर जेड को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर हम किस किस को लेंगे, एक्स और वाई। मतलब एक जैसा व्यापार करने वाली फर्में अगर हैं तो वो हमारा उद्योग कहलाता है कि कपड़ा उद्योग में ये फर्में काम कर रही हैं। ठीक है। और इंडिविजुअली जो कोई पर्सन काम करता है, एक्स वाई जेड वॉट एवर, वो हमारी क्या कहलाती है, फर्म कहलाती है। ठीक है। तो अब हम इन्हीं से रिलेटेड चलते हैं, इनके पॉइंट्स की तरफ साथ साथ करेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई कि कौन से हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ, जो बिज़नेस को अफेक्ट भी कर रहे हैं, जो बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, बिज़नेस के बाहर ही होते हैं, लेकिन उन पर बिज़नेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। और इसके लिए हमारे यहाँ पे दो आ गए हैं। पहली बात हम कर रहे हैं अब सूक्ष्म वातावरण की, माइक्रो एनवायरनमेंट की। अब इसमें अलग से चीज़ क्या है, बाहरी हैं, बाहर से हैं, लेकिन व्यवसाय के साथ इनका क्लोज रिलेशन है। और ये जो फैक्टर्स हैं ना, ये हर एक बिज़नेस को अलग अलग ढंग से प्रभावित करते हैं। अब अलग अलग ढंग से और इकट्ठे ढंग से क्या चीज़ है, चलिए जब वन बाय वन हम इनको उठाएंगे ना तो पता चलेगा आपको। ठीक है। तो सबसे पहली बात हमारी कौन सी आ जाती है, कस्टमर्स की। अब कस्टमर्स हैं, अब क्या जैसा एक कपड़े का व्यापार है, क्या सभी फर्मों के कस्टमर्स एक होते हैं, नहीं, किसी का कोई है, किसी का कोई है, अलग अलग होते हैं, है ना, होते हैं ना। अब जैसे कपड़े का आप बिज़नेस करते हैं या आप गेहूं का बिज़नेस करते हैं। अब आप मान लो कि गेहूं का बिज़नेस कर रहे हो, गेहूं का बिज़नेस, एक तो इंसान ऐसा है जो माल सरकार को देता है, गवर्नमेंट ले देती है उससे। एक ऐसा है कि जो और लोगों को देता है, जनता को दे देता है, भाई जिसको कंज्यूम करनी है आके ले जाओ। कई तरीके के हो गए। एक दूसरी फर्मों को देता है, जैसे कि वो मिलों को दे देगा कि भाई तुम अनाज ले लो अपना और जो तुमने इसका करना हो वो कर लो। एक आगे किसी को ट्रेडिंग करने के लिए दे देता है कि उसने उससे माल लिया, और उसने जैसे कि कोई एक ए फर्म थी, अब ए के पास क्या है, चावल है, धान है। अब ए के पास ऑप्शन क्या है, या तो ये दे रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है, या फिर ये दे रहा है कोई भी हाउस होल्ड को, मतलब जो भी हमारा कंज्यूमर है ना, या फिर ये दे रहा है किसी मिल को कि भाई तुम निकाल लो, या फिर चौथा क्या है, वो एक फर्म को ही दे देता है। बी एक फर्म है, वो इससे माल लेगा और आगे बेच देगा। ठीक है, वो ऐसा भी कर सकता है। अब देखो, जो कईयों को माल देता है कोई दिक्कत नहीं है ना ये। और अगर आप एक कोई माल दे रहे हो, मान लो आप सिर्फ सरकार को दे रहे थे, अब आपकी यहाँ पे बिगड़ गई, अब आप क्या करोगे, आपकी तो माल की सप्लाई बंद हो जाएगी, है ना, हो गया ना दिक्कत। तो कस्टमर थे ये, तो कस्टमर के लिए प्रॉब्लम हो गई। अब ये यहाँ पे मिल को देता था, एक ही मिल को माल देता था, मिल वाले ने लेना बंद कर दिया, तो ये क्या कर, कहाँ जाएगा बेचारा, ये तो कुछ ही नहीं कर सकता, इसका तो बिज़नेस ही ठप हो गया। तो वो क्या हो गया, हमारा गलत हो गया ना ये चीज़ तो हमारी। तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है, जो कस्टमर है आप एक ना रखें, कई रखें। तो कस्टमर हर एक यूनिट को अलग अलग, मतलब हर एक बिज़नेस के अपने अलग अलग हैं, उनके रूल्स अलग हैं, तो वो अलग अलग ढंग से उसको प्रभावित करते हैं। अब इसी तरह से देखो कि सप्लायर्स आ जाते हैं। सप्लायर्स का भी क्या है, अब आप एक ही जगह से ले रहे हो माल, है ना। अब एक कंपनी थी, अब उसने क्या कहा, उसने देखा मार्केट में 3 लोग थे, एक्स वाई जेड,
अब एक दूसरा भी था बी। अब ए तो लेता है सिर्फ और सिर्फ वाई से, लेकिन बी कहता है नहीं, मैं तो कुछ एक्स से लूँगा, कुछ वाई से लूँगा, कुछ जेड से लूँगा, वो तीनों से ले रहा है। अब क्या हुआ कि जो वाई है, वाई का काम बंद हो गया, उसकी परिस्थितियाँ ऐसी रही कि उसने काम बंद कर दिया। उसका काम बंद हुआ तो ए तो गया काम से, कहाँ से लाएगा वो माल, एकदम से दिक्कत हो गई ना उसको, तो है ना। तो अब वो क्या करेगा, बी को क्या दिक्कत है, बी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि बी का तो वाई तो गया है, एक्स से भी ले सकता है और जेड से भी ले सकता है वो तो, है ना। तो यहाँ पे एक ऐसा होता है कि जो आपके सप्लायर्स हैं वो भी बहुत सारे होने चाहिए। तो ये भी अफेक्ट कर रहे हैं ना, अलग अलग बिजनेस को अलग अलग करेंगे, ये इकट्ठा नहीं कर रहे ना एक जैसे। ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं। जैसे कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, नए नए प्रोडक्ट ले आते हैं, कोई सेल प्रमोशन कर देता है, कोई कहता है ये चीज़ आप लो, इसके साथ आपको ये फ्री मिलेगा, ये चीज़ लो आप, उसके साथ ये फ्री मिलेगा, होता है ना। तो आप कौन सी चीज़ लाइक करते हैं, हम कहते हैं कि भाई ठीक है, हमें 2 चीज़ों का रेट था, अब मान लो कि आपको एक सोप मिल रही है, एक आपके पास एक्स सोप है, एक वाई सोप है। एक्स सोप का रेट जो है वो 10 रुपये है, इस 10 रुपये के साथ वो 2 रुपये का पेन आपको फ्री दे रहा है। दोनों ही अच्छी लग रही हैं, तो आप क्या सोचोगे, आप अब तक ये वाली लेते थे, लेकिन आप सोचोगे भी कोई बात नहीं, ये वाली भी ट्राई कर लेते हैं, अच्छी लगेगी तो इसके साथ पेन भी तो आ रहा है फ्री में। मतलब 10 रुपये दोगे तो आपको 12 रुपये का माल मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ 10 का ही मिल रहा है। तो ये भी अलग अलग होती है, आपके पास हैं, बिजनेस को क्लोजली हैं, लेकिन आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे ही पब्लिक होती है। पब्लिक में अब आप क्या कर सकते हो, पब्लिक में आ गया जैसे कि जो भी आपकी कोई स्थानीय जनता है, मीडिया है, वो है। अब क्या है, अब पब्लिक कहती है कि भाई नहीं, कोई काम ऐसा है जिसमें आपका बहुत लाउडली वो काम होता है, मशीनों का बहुत शोर आता है, तो लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, हमारे आप रेजिडेंशियल एरिया में आपने लगा लिया, ये यहाँ नहीं करना, वो बंद करवा देते हैं। दूसरी तरफ अगर आपकी है मीडिया है, अब मीडिया किसी भी चीज़ को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। जब आपके ऊपर सारी देर ये रहेगा कि भाई हाँ, हमारी ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, 10 लोग उस चीज़ को कह रहे हैं, तो नो डाउट आपके मन में भी कहीं ना कहीं हो जाएगा भी ये चीज़ अच्छी है। होता है ना, हम जो सुनते हैं, जो हम देखते हैं, हम वही करते हैं, तो उससे उसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ जाता है। ऐसे ही होते हैं मार्केट इंटरमीडिएटरीज। अब ये क्या चीज़ें हैं, इसमें भी वही चीज़ें आ जाती हैं कि बहुत डिपेंड करता है जो माल बना रहा है, जो माल जिसको बेचा जा रहा है, उसके बीच में एजेंट होना। एजेंटों के पास तो टैक्ट है भाई, वो किसी को भी माल बेच सकते हैं, अपनी बातों से वो इतना इम्प्रेस कर देंगे, ये माल बहुत अच्छा है, ऐसे है वैसे है, तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। सॉरी। तो यहाँ पे अगर आपके पास एजेंट नहीं है तो आपका काम नहीं चलेगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये भी समझने वाली बात हो जाती है। तो ये कौन से थे ऐसे तत्व थे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में थे, लेकिन जो कौन से थे, माइक्रो, सूक्ष्म वातावरण से संबंधित थे। तो अब हम बात किसकी करेंगे, चलिए आज के लिए मेरे को लगता है इतना ही हमारा काफ़ी हो गया, क्योंकि इससे ज़्यादा आप कर नहीं पाओगे, है ना। तो अब अगला हम जो है अपने नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।